पूरी दुनिया में रोज हजारों जान जा रही है। कोरोना से हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन बिना हथियार के, यानी अभी तक हमारे पास ना इसके लिए कोई दवा है ना वैक्सीन। ऐसे में अब 10 रुपए की दवा उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। इसका नाम है डेक्सामेथासोन। वैसे तो ये काफी पुरानी है और गठिया जैसे रोगों में इसका उपयोग होता आया है, लेकिन अब ब्रिटेन में हुए ट्रायल में शानदार नतीजे सामने आए हैं, जहां पर डेक्सामेथासोन से गंभीर रूप से वायरस का शिकार हुए लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो क्या अब इस दवा के सहारे हम कोरोना से जंग जीत लेंगे? क्या डेक्सामेथासोन दुनिया के लिए मुसीबतों का अंत करने वाली दवा साबित होगी? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर हम करेंगे विस्तार से बात। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल, नाइट क्लिनिक के एमडी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और जेनरिक मेडिसिन के डायरेक्टर सलीम सैयद। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर कौशल आपसे। फाइनली कई नाम हमने सुने, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रिबोफ्लाविन और अब फाइनली डेक्सामेथासोन की बात आ रही है, जहां पे अगर हम डेथ रिस्क की बात करें तो 40% से घटकर 28% हो जाती है और जो सीवियरली इल है, सीवियरली इन्फेक्टेड है इस वायरस से, उनके इलाज के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई है अब तक इस ट्रायल में। लेकिन ये कैसे काम करेगी, उससे पहले मुझे ये समझना है कि डेक्सामेथासोन किस तरह का स्टेरॉइड है। देखिए कविता जी, डेक्सामेथासोन एक बहुत ही पुराना मॉलिक्यूल है, बहुत ही कॉमनली आईसीयू में यूज़ होता रहा है। पेशेंट जब डिजीज़ में शॉक में होता है तो इसको दिया जाता है, इसीलिए हम इसको शॉक पैक भी बोलते हैं। स्टेरॉइड ग्रुप में आती है ये। स्टेरॉइड को ऑलरेडी लाइफ सेविंग मेडिसिन कहा जाता है। तो सिर्फ एक ट्रायल पे सिक पेशेंट जो आईसीयू में एडमिटेड हैं, उनके ऊपर अगर जब भी हम स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो कोई भी पेशेंट, चाहे वो कोरोना का ही हो या कोई भी किसी भी दूसरी बीमारी से जिसमें स्टेरॉइड दिया जा सकता है उससे सिक हो, तो हम इसके रिजल्ट देखते आए हैं और वो काफ़ी ठीक होते हैं। लेकिन ये कहना कि ये कोरोना वायरस का अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कोरोना, ये स्टेरॉइड का एक लॉन्ग टर्म यूज़ पे ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये इम्यूनो सप्रेशन करता है, और जिसकी वजह से चूँकि ये खुद ही वायरल इन्फेक्शन है तो ये टेम्परेरी फेज के लिए, फॉर टाइम बिंग के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट बहुत सिक हो। लेकिन हम ये मान लें कि इससे बहुत पेशेंट ठीक हो जाएगा या कोरोना का ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित कमेंट नहीं होगा। ये केवल आईसीयू में सिक पेशेंट के लिए टेम्परेरी यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो भी जो ट्रीटमेंट करने वाला आईसीयू का डॉक्टर है या क्लिनिशियन है, उसको अगर ये लगता है कि इसे यूज़ करना है तो। पर ये ब्लैंकेट कहना कि ये सारे कोरोना मरीजों के लिए एकदम रामबाण दवा है, ये बात ठीक नहीं होगी मीडिया के माध्यम से इस तरह से कह पाना। इसकी बजाय हम बहुत सारी दवाओं को देखते हैं जो ओरल मेडिसिन के फॉर्म में ली जाती है, जैसे कि आपने ही नाम लिया, HCQS का नाम लिया। एक दूसरी दवा के बारे में मैं बोलना चाहूँगा जिसको हम आइवरमेक्टिन कह रहे हैं। आइवरमेक्टिन एक ओरल टैबलेट है जो वर्ल्ड वाइड कीड़े मारने के लिए यूज़ होती आई है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले पेरू कंट्री ने इसको जनरल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ किया, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन में आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्सिस के लिए रेड जोन और जो हमारे कंटेनमेंट जोन में है उनके लिए HCQS का देना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये अर्ली फेज में काम करेंगी, लोगों को आईसीयू जाने से बचाएंगी। एक हम उस दवा के ऊपर रिलाई करें जो सिर्फ आईसीयू में काम आती है, दैट इज डेक्सामेथासोन, उसकी बजाय हम उसके पहले की बहुत सारी दवाओं के ऊपर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, डेक्सामेथासोन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं होनी चाहिए इन ब्लैंकेट कोरोना ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही बात कही, क्योंकि जो वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पर जो है, उनके लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो ट्रायल में बातें निकल कर आई हैं उसको जैसे कि डॉक्टर कौशल ने कहा कि एक रामबाण आप नहीं समझ सकते हैं, ओनली मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस ये नहीं हो सकती है। गंभीर हालत में ही अगर आपको किसी को देना है जो कि इस तरह के सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखा रहे हैं, उन्हीं को ही आप दवा दे सकते हैं। आपका क्या कहना है? अगर मैं अपनी स्टडी को लेकर चलूं, 4 महीने से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये वायरस कहीं तरीके से मिसबिहेव कर रहा है। ये वायरस कहीं में तो सिंपल वायरस की तरह आता है और चली जाता है, कुछ लोगों में ये CD4 काउंट लो कर रहा है HIV की तरह,
वहाँ पे आपको रिटेनोविर एंड लोपिनोविर आपको देनी होगी। कुछ लोगों के अंदर में ये इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ESR बढ़ा रहा है, CRP बढ़ा रहा है, उन लोगों को आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देनी है, चाहे वो कॉल्चिसिन हो, इंडोमिथासिन हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो। कुछ लोगों के अंदर में ये क्लॉट बना रहा है, उन लोगों को आपने एंटीकोagulation यानी कि हिपैरिन देना होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। कुछ लोगों को ये ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, उसको आपने ऑक्सीजन देनी है। कुछ लोगों के अंदर में ये साइटोकाइन स्टॉर्म कर रहा है, उन लोगों के अंदर में डेक्सामेथासोन का थोड़ा सा रोल आएगा along with IL-6 inhibitors। So ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारे को इस वक्त में नंबर 1 सिर्फ 2 कारण है डेथ होने के। नंबर 1 इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज साइलेंट हाइपोक्सिया कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है और आपको पता नहीं, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन द बॉडी जब डी डायमर बढ़ जाता है। इन 2 को अगर हम टाइमली पकड़ ले तो मोर्टेलिटी वैसी ही नहीं होगी। और अगर किसी को साइटोकाइन स्टॉर्म से डेथ हो रही है, वो तो फल्मिनेंट हार्ट अटैक से भी होती है, फल्मिनेंट निमोनिया से भी होती है, फल्मिनेंट एक्सीडेंट से भी होती है, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस से भी होती है, बट दैट इंसिडेंस इज वेरी लो। एक चीज का ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ डेथ है दैट इज 2 per 1000, 2 per 100, पूरे वर्ल्ड में 2 per 100 का एवरेज डेथ है। हार्ट अटैक का डेथ इज 7 per 100, एक्सीडेंट का डेथ इससे ज्यादा है, हेपेटाइटिस का डेथ इससे ज्यादा है, ऑफ सिम्टोमैटिक केसेस। तो हम किस बात के लिए डरे हुए हैं? 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 10 लाख लोग डायबिटीज से हर साल मरते हैं, उसमें से इस बारी कोरोना से 3000 या 4000 भी नहीं मरे, लेकिन हर डायबिटिक मन में लेके बैठा हुआ है कि मेरे को कोरोना हो गया लेकिन मैं मर गया। अरे प्रिवेंट करो डेथ को। डेथ प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेटिंग फॉर ए वेंटिलेटर कि वेंटिलेटर पे जाऊंगा तो मेरे को ये दवा काम आएगी। वेंटिलेटर पे जाना ही ना पड़े उसमें हमारी एम्फेसिस होनी चाहिए, ना कि वेंटिलेटर आने के बाद में मैं कॉर्टिसोन दिलवाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर अग्रवाल जो आपने हाईलाइट भी किया। और सलीम, वेंटिलेटर तक जाना ही ना पड़े उससे पहले आपको डायग्नोज कर लेना चाहिए कोरोना वायरस के सिम्टम्स को। सलीम, क्या आप थ्रू हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है कविता जी, आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है जी। आपका क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट करोगे आप? जी, तो मैं कह रही थी डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे कि पॉइंट आउट किया है कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की नौबत ही ना आनी पड़े, क्योंकि डेक्सामेथासोन जो है वो क्रिटिकल केसेस में ही रिजल्ट्स दिखा रही है, डेथ रिस्क कई तरह से कम कर रही है। लेकिन भारत का अगर हम सिनेरियो यहाँ पर कंसिडर करना चाहें तो डेथ रेट अभी भी ग्लोबली अगर हम देखें तो काफी कम है। इनफैक्ट रिकवरी रेट भी लगातार यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। उस सिनेरियो में अर्ली सिम्टम्स को ही पहचानने से ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। जी देखिए, बेसिकली ये होता है डेक्सामेथासोन जो है ये जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, और ये अगर आप देखोगे तो 1960s से यूज में आ रहा है। और जैसे कि आर्थराइटिस है, अस्थमा है, स्किन, ब्लड या तो किडनी डिसऑर्डर्स के लिए ये काफी कारगर साबित ऑलरेडी हो चुका है। बट मेरा ये मानना है कि जो अभी पेशेंट्स को जो दी जा रही है मेडिसिन ये, इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत बढ़िया तौर पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड। सो अगर इसी पे अगर आगे चल के काम किया जा सकता है तो डेफिनेटली रिजल्ट भी बहुत उम्दा या तो बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। बट डेक्सामेथासोन एज इट इज इजीली अवेलेबल इन एवरी मेडिकल शॉप्स और काफी सस्ती है। जैसे हम देखते हैं कि 15 पैसे में एक टैबलेट उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। सो मेरा ये मानना है एज अ फार्मासिस्ट, ये विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस और विदाउट एक्सपर्ट गाइडेंस के बगैर ये किसी ने भी इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये खरीदना नहीं चाहिए, इसका स्टॉक नहीं करना चाहिए। यस कविता जी, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं चाहती हूं कि एक बार डॉक्टर कौशल भी इस बात को दोहरा दें कि लोग अपने मन से इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डेक्सामेथासोन का भी जो ट्रायल निकल कर आ रहा है वो केवल क्रिटिकल केसेस में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मद्देनजर ही उनकी मौजूदगी में ही इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, देखरेख किया जा रहा है। तो लोगों से यहाँ पर दरख्वास्त है कि वो अपने मन से ये दवा ना ले। डॉक्टर कौशल। कविता जी, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें अलग अलग पेशेंट के अलग अलग प्रोफाइल हैं और अलग अलग प्रेजेंटेशन है।
तो इसमें एज ए मास लेवल पे मैं बताना चाहूँगा, जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक को विटामिन सी लेना चाहिए, जिंक लेना चाहिए और विटामिन डी लेना चाहिए। ये 3 चीज़ें विदाउट मींस डॉक्टर के एडवाइस से ले सकते हैं, बिना किसी को, ये प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं। इसके अलावा बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ऑब्वियसली किसी दवा को किसी डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे अलग अलग पेशेंट में अलग अलग की बात हो रही है, तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है, वर्ल्ड वाइड ये देखा गया कि अगर अर्ली स्टेज में हम पेशेंट को सिक होने से यानी आईसीयू जाने से बचा लें, उसको बचाने के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन हैं। उसमें से कई सारी मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने बात की, जैसे सर ने बताया रेमडेसिविर, वो सब काफ़ी एंटीवायरल मेडिसिन है, हॉस्पिटल एडमिशन के बाद ही दी जा सकती हैं। लेकिन वो ये जैसे विटामिन जो मैंने बताए हैं वो, इसके अलावा HCQS एंड आइवरमेक्टिन। मैं बार बार आइवरमेक्टिन और HCQS का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक तो HCQS हमारे ICMR द्वारा रिकमेंडेड है, वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ होता रहा है पहले भी, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में चर्चाएं बहुत आई हैं। लेकिन अगर उसके बाद डॉक्टर कौशल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पे रोक भी लगा दी है, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये काफी हद तक कारगर है ट्रीटमेंट में? वो इसलिए ये अभी रोक नहीं लगी है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, इस पे रोक नहीं लगी हुई है। ठीक, ICMR ने इसको रिवाइज किया है और WHO ने भी अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया है। मैं इसलिए HCQS के बारे में स्पेशली बोल रहा हूं क्योंकि उसके बारे में कंफ्यूजन बहुत फैलाए गए हैं। आप देखिए, HCQS मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम में WHO के ग्लोबल प्रोग्राम में है। मलेरिया प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्विनोइन खाते रहे हैं बचपन से, जब मलेरिया होता था, तो उसके साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू किसी दूसरी एंटीवायरल को ले लें या स्टेरॉइड को ले लें, इन दोनों को कंपेयर करें तो HCQS के साइड इफेक्ट बहुत कम है। हर बार ये कही जा रही है बात कि HCQS का कार्डियक साइड इफेक्ट आए। HCQS के कार्डियक साइड इफेक्ट जो देखे गए हैं वो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के साथ जब दिया जाता है उसके कुछ देखे गए हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कार्डियक टॉक्सिसिटी की मेडिसिन जो होती है उसमें HCQS का नाम भी नहीं था। HCQS का जो मेन साइड इफेक्ट आता है, पेट में गैस्ट्राइटिस करता है और लॉन्ग टर्म यूज में हम लोग रिमोटाइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, महीनों तक यूज करते हैं, तो उसको ब्लरिंग ऑफ विजन होती है जो रिवर्सिबल होती है। एक चीज, दूसरी चीज, इसी तरह की दवा है आइवरमेक्टिन जो कीड़े मारने के लिए यूज होती है। इसकी प्रोफाइलैक्सिस डोज भी बहुत, एक बार 3 हफ्ते में एक बार लेनी है और ये अभी स्टैब्लिश नहीं है। देखिए, कोरोना डिजीज एक नई डिजीज है, इसके बारे में कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टैब्लिश नहीं है ग्लोबली, इसलिए कंफ्यूजन बचा है। लेकिन अगर इन दोनों मेडिसिन को कॉशियसली अंडर सुपरविजन ऑफ कंसल्टेंट अलोंग विद विटामिन दिया जाए तो मुझे लगता है कि मोर देन 95% लोगों को सिक होने से बचाया जा सकता है। और केवल लिमिटेड लोग जिनको आईसीयू में जाना है उनके लिए हम आईवी मेडिसिन की बात कर सकते हैं, रेमडेसिविर की बात होती है, डेक्सामेथासोन की बात हो सकती है। और एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। मतलब कि हम इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन सेंस नहीं कर पाता। नॉर्मली जो ऑक्सीजन लेवल होता है 96 के ऊपर होता है सेचुरेशन में, लेकिन इसमें मरीज घूमता रहता है, बाहर रहता है, लेकिन वो 60 तक उसको पता नहीं चलता। यहाँ आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है डॉक्टर कौशल, लेकिन आपके पास हम फिर से आएंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिलहाल भारत में जो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं उसमें किस तरह की दवाइयाँ जो है अब इस्तेमाल किया जा रही है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रिबोफ्लाविन, क्या ये शामिल है पूरे ट्रीटमेंट प्लान में? यह लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन चलिए ये सवाल हमारा पैनलिस्टों के सामने रहेगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो कोरोना वायरस से लड़ाई में कौन सी दवा आखिर काम आएगी? डेक्सामेथासोन का नाम आया है, लेकिन हमारे पैनलिस्टों के मुताबिक अब तक इसको हर लेवल के पेशेंट्स पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। केवल एक्सट्रीमली जो क्रिटिकल केसेस हैं उनके केसेस में ही, उनके इलाज में ही डेक्सामेथासोन काम आएगी, और ना ही अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो आपको ये दवा लेनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन का भी सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं, डॉक्टर कौशल कांत है और सलीम सैयद हमारे पैनलिस्ट
स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अग्रवाल, वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं, काफ़ी महीनों से यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, चाइना तमाम देश जो हैं वैक्सीन डिस्कवर करने में, इजाद करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट कई वैक्सीन तो अपने क्रिटिकल एडवांस ट्रायल में भी हैं। यूएस से मॉडर्ना जो है अपने एडवांस ट्रायल में पहुंच गया है। ब्रिटेन का वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जर्मनी का क्योरवैक है, चाइना का सिनोवैक बायोटेक भी है। अब ऐसी स्थिति में एक ऐसा वैक्सीनेशन जिसका पूरी ग्लोबल तर्ज पे हम इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो ट्रायल पर पहुंच चुके हैं, कब तक हम कोई वैक्सीन देख पाएंगे? देखिए, इस वायरस को समझ लेते हैं वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन वायरस या वायरस कंपोनेंट से बनाते हैं। अगर मैं वायरस हूँ मान लीजिए, तो मेरा शरीर आरएनए हुआ, मेरी बनियान इसका मेम्ब्रेन हुआ, और मेरा जो कमीज है वो इसका एनवेलप हुआ, और मेरे बटन इसके स्पाइक हुए। या तो आप जिंदा वायरस को एटीन्यूएट करके, उसको पैरालाइज करके वैक्सीन बनाओगे, या वायरस को मार के उसको वैक्सीन बनाओगे, या उसका आरएनए इस्तेमाल करोगे, एनवेलप इस्तेमाल करोगे, या मेम्ब्रेन इस्तेमाल करोगे, या उसके बटन इस्तेमाल करोगे, या उसके बटन को किसी दूसरे की वायरस की कमीज में डाल के उसको इस्तेमाल करोगे, या उसके बटन के साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज डाल के उसको कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाओगे। तो अलग अलग ढंग से वैक्सीन बन रहे हैं। जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, उन्होंने एडिनो वायरस यानी कि दूसरे वायरस के बटन एक्सचेंज कर दिए, उसके अंदर में कोरोना का बटन लगा दिया। वो काफी एडवांस स्टेज के अंदर में है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बटन यूज किया है, पूरा वायरस यूज नहीं किया। अब जो दूसरा है मॉडर्ना वाले, उन्होंने वायरस लाइक पार्टिकल को, मैसेंजर आरएनए को, जो ओरिजिनल वायरस नहीं है उस जैसा उन्होंने एक सब्सटेंस बना दिया, उसका वैक्सीन बना रहे हैं। अब ये सारे वैक्सीन, जैसे मैंने कहा, 7 डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। अब हमें तो नहीं मालूम कि ये स्पाइक कौन सी प्रेजेंटेशन कर रहा है, मेम्ब्रेन कौन सी कर रहा है, एनवेलप कौन सी कर रहा है, आरएनए कौन सी कर रहा है। हो सकता है कि ये जो मॉडर्ना वाला या जो वैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन है, वो 7 कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन दूर करे और 6 को ना करे। अभी जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें देखा कि इस जो वैक्सीन है उसने निमोनिया तो कम किया लेकिन वायरल लोड को कम नहीं किया। पता लगा उसका निमोनिया तो कम हो गया लेकिन जीआई कॉम्प्लिकेशन, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं हुई। तो अभी सब कुछ हवा में है। हालांकि 2 कंपनियों ने साइमल्टेनियसली वैक्सीन बनाना भी चालू कर दिया है कि अगर ये पास हो गया तो वैक्सीन बनाने में समय ना लगे। बट आज की डेट में इस वायरस में HIV की प्रॉपर्टीज भी हैं। HIV का तो वायरस आज तक नहीं बना। तो ये सब लिम्बस में है, हमें कुछ नहीं पता। हर आदमी वैक्सीन के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वैक्सीन काम कर गया उसकी लॉटरी निकल गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वैक्सीन 7 में से एक कॉम्प्लिकेशन करे, हटाए और बाकी 6 को रहने दे, वह वैक्सीन फेल हो जाए। फिर हमें ये नहीं मालूम कि ये वैक्सीन एक काम करेगा कि 2 देने पड़ेंगे कि 3 देने पड़ेंगे, कि पोलियो की तरह मल्टीपल देने पड़ेंगे, फ्लू की तरह हर साल देना पड़ेगा इस वैक्सीन को। आज की डेट में हमें नहीं पता। सो वैक्सीन इज कमिंग, वी हैव ए होप। लेकिन वैक्सीन की होप में हमें प्रिवेंशन हटाना नहीं है। आज का प्रिवेंशन है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, और अगर हो जाए तो डरना नहीं। ऑलराइट, तो सलीम, अगर हम ऐसे देखें तो क्योंकि काफी मिस्टीवियस वायरस है, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल इसके सिम्टम्स है और काफी बड़ा दायरा है सिम्टम्स का, तो दवा या वैक्सीन जो भी आए, क्या क्या चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि वो कवर हो इस इलाज में? सलीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस कविता जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। देखिए, वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे, सो वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी के साथ लिया जा रहा है। जैसे कि उसमें 4 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है पेट्री डिश, और सेकंड होता है टेस्ट ट्यूब्स, उसके बाद होता है एनिमल, और उसके बाद होता है ह्यूमन ट्रायल्स। सो आज अगर देखोगे आप, तो ये 3rd और 4th जो फेज है, यहाँ पे काम चल रहा है सभी कंट्रीज में, सभी जो भी क्लिनिकल रिसर्च सेंटर्स है वहां पे। सो एनिमल जो भी ट्रायल्स थे बहुत सारे कंट्रीज में, ये सक्सेसफुली जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है। एनिमल्स के बाद अगर ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन जो भी ट्रायल्स थे उसी में भी सक्सेस हमको मिलता नजर आ रहा है। बट अभी हमको, जैसे डॉक्टर अग्रवाल जी ने या तो डॉक्टर मिश्रा जी ने जो बात बताई है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये हमको बहुत ही स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना पड़ेगा।
हैंड बेटर देन क्योर, सैनिटाइजर इसी पर सभी का फोकस होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कौशल, करंट प्रोटोकॉल भारत में क्या है दवाइयों को लेकर? अभी तक कोई भी स्टैब्लिश प्रोटोकॉल नहीं है, राइट। एक्सेप्ट HCQS को लेकर के ICMR की गाइडलाइन ने कुछ भी स्टैब्लिश नहीं किया है। पर जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे पेशेंट हैं कोरोना के जिनको मैं ठीक कर रहा हूं, उसमें मेरे प्रोटोकॉल में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, HCQS है, आइवरमेक्टिन है, इसके साथ साथ विटामिन C, विटामिन D एंड जिंक का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा हर पेशेंट को मैं एडवाइस करता हूं कि वो एक ऑक्सीमीटर आता है जिसका प्राइस करीब 1200 से लेकर 1800 तक होता है। एक ऑक्सीमीटर वो ये बताता है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन एक डेंजरस चीज़ है जिसके बाद आदमी की डेथ हो सकती है या उसे ICU में एडमिट होना पड़ता है। मैं बता रहा था एक फिनोमेना होता है इसमें, हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया ये होता है कि आदमी नॉर्मली हमारे आपकी तरह बाहर बैठा होता है, घूम रहा होता है, अगर वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो उसके ब्रेन सेंस नहीं कर पाता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम है। और नॉर्मली जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 96 के ऊपर होता है, एक 96 प्लस होता है। लेकिन कोरोना वायरस वाले पेशेंट में ये अगर ऑक्सीजन लेवल देखा गया है कि 60 तक भी ऑक्सीजन लेवल होता है तो आदमी वॉक कर रहा होता है, चल रहा होता है, और जब तक ब्रेन को हाइपोक्सिया होता है यानी ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, और जब तक वो ICU पहुंचता है या किसी फैसिलिटी में पहुंचा तब तक उसकी डेथ हो सकती है। ये एक बड़ा यूनिक फिनोमेना इसके साथ देखा गया है। तो मेरी एडवाइस आपके माध्यम से, जिसके घर में भी कोई कोरोना का सस्पेक्टेड पेशेंट है वो ऑक्सीमीटर जरूर रख ले, और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 के नीचे आता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स जो मैंने फील किए हैं वो ये हैं, वीकनेस आती है, लिथार्जी आती है, थकान सा लगता है, गले में खराश आती है, खांसी हो सकता है, जुकाम की फीलिंग हो सकती है, फीवर, ये सारे मेजर सिम्टम है जो लगभग सभी डिजीज में होते हैं। इसमें ज़्यादा वीकनेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर आ रहा है। इसके अलावा फीवर होता है, चौथे पाँचवें दिन के बाद यानी एक हफ्ते के आसपास आदमी को लूज मोशंस हो सकते हैं, गले में अजीब सा सेंसेशन हो सकता है। और इसमें प्रॉब्लम डेथ की नहीं है, डेथ रेशियो इज़ बहुत कम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्फेक्टिविटी इस डिजीज़ की ज़्यादा है, यानी कि अगर ये मास लेवल पे फैलेगी तो बहुत सारे लोगों को शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जितना बड़ा हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि क्राइसिस हो जाएगी केवल बेड को लेके, डॉक्टर को लेके। बिल्कुल, तो बेहतर यही है कि आप प्रिवेंशन पर काम करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, विटामिन C और मास्क और सैनिटाइजिंग और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहां तक कुल मिला के पूरी चर्चा का सार है, डेक्सामेथासोन, क्योंकि हम इस पे चर्चा कर रहे थे, ये रामबाण कोरोना वायरस के इलाज में साबित हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। ये आप सबको समझना बहुत जरूरी होगा और क्लियरली इस दवाई को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, नमस्कार।